A warm and pleasant good morning to everyone. प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था स्पीच के बारे में और आज हम फिर से एक स्पीच के बारे में स्टडी करते हैं और उसके कुछ मेन पॉइंट्स या उसके टाइप्स कुछ दे रखे हैं, उनको देख करके या उनको मद्देनजर रखते हुए हम जो है स्पीच को प्रिपेयर करेंगे। और इसका जो वर्ड लिमिट होता है वो 100 वर्ड्स होता है और ये RBSC 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर ये आता है और 7 मार्क्स का ये आता है। तो ये RBSC के सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा लॉन्ग जो कंपोजिशन होते हैं वो देयर आर 2 टाइप्स। यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग कंपोजिशन आर 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें फर्स्ट वन है वर्बल इनपुट और सेकंड वन है विजुअल इनपुट। तो वर्बल इनपुट में क्या दिया होता है, हिंट दिए हुए होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। हिंट संकेत होते हैं और सम इंफॉर्मेशन कुछ सूचना होती है, उसके बेसिस पर हम स्पीच को प्रिपेयर करते हैं। विजुअल इनपुट में क्या आता है, ग्राफ, पिक्चर, इमेज, कार्टून, ये चीजें आती हैं। तो इनको देख करके हमें क्या करना पड़ता है कि स्पीच को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ती है, हालांकि ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते हमें ध्यान पड़ जाता है कि हमें किस प्रकार का स्पीच प्रिपेयर करना होता है। विजुअल है तो वहाँ पर कोई पिक्चर, इमेज वगैरह, आपको कार्टून वगैरह वो दिख जाएंगे, और अगर विजुअल नहीं है, वर्बल है, तो वर्बल में आपको हिंट या कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इस प्रकार से जैसा कि हम यहाँ जो कर रहे हैं वो एक तरह से कौन सा कर रहे हैं, वर्बल इनपुट कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, यू आर रीना, ठीक है। और कौन सा यह प्रोग्राम हेल्ड किया जा रहा है, जैसे यहाँ स्पीच कंपटीशन हेल्ड किया जा रहा है स्कूल में, तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके बेसिस पर हमें स्पीच को प्रिपेयर करना है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ दिस स्पीच। इस स्पीच के क्वेश्चन को हमें रीड आउट करना है पहले, और उसके बाद में हमें जो स्पीच है उसको प्रिपेयर करना है। तो देखिएगा, यू आर रीना, टुमारो a speech competition will be held in your school. Prepare a speech on the topic knowledge is power. अपने आप को रीना मानना है और टुमारो, कल आने वाला जो कल है उस वक्त क्या होगा, ए स्पीच कंपटीशन विल बी हेल्ड, एक स्पीच की जो प्रतियोगिता है उसको आयोजित किया जाएगा इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, मतलब रीना के स्कूल में। तो प्रिपेयर ए स्पीच, एक स्पीच को तैयार करना है ऑन द टॉपिक, टॉपिक क्या है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। इस टॉपिक पर हमें एक स्पीच को प्रिपेयर करना है। तो देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ लिखा है प्रिपेयर कॉमन लाइंस। एग्जाम में नहीं लिखना आपको, मैंने एक कॉमन चीज बताई आपको कि आपको कॉमन जो लाइंस है वो पहले प्रिपेयर कर देनी है। कॉमन लाइन में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कॉमन लाइन का यूज करना है। जैसे स्कूल का सिस्टम है यहाँ, तो हमें कॉमन लाइंस कौन सी यूज करनी पड़ेगी, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, ओके। और इसके बाद में माय वर्दी टीचर्स, गार्जियंस एंड माय डियर क्लासमेट्स, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये कॉमन लाइन हमें यहाँ यूज करनी है। तो कॉमन लाइन कौन सी यूज करी आपने, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, माय वर्दी टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स, या बीच में कोई अगर मान लो गार्जियन है तो गार्जियन भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपने क्या संबोधन किया, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस प्रकार से हमें कॉमन लाइन का यूज करना है, जैसा कि पिछले स्पीच में हमने किया भी है। इसके जस्ट बाद में हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर, आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ या देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर एक स्पीच में देने जा रहा हूँ। और टॉपिक का नाम क्या है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है। नॉलेज सब कुछ है, नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है। इस सब्जेक्ट पर जो है वो स्पीच देने जा रहा है, या इस टॉपिक पर उसका स्पीच है। किसका स्पीच है, रीना का स्पीच है। यहाँ पर आई जो है वो रीना के लिए यूज किया जा रहा है। फिर देखिएगा, अनडाउटली
नॉलेज इज पावर, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज वास्तव में पावर होता है, शक्ति होती है। स्कूल्स आर पावर हाउस ऑफ नॉलेज, जितने भी स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वो इस नॉलेज का पावर हाउस होते हैं, शक्ति ग्रह होता है या शक्ति ग्रह होते हैं। स्कूल जितने भी होते हैं वो शक्ति ग्रह होते हैं, किसके? नॉलेज के। वी लर्न न्यू थिंग्स इन आवर स्कूल्स, हम सीखते हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में हम नई चीजें सीखते हैं। There was a time when people used to think, एक ऐसा समय था, there was a time when people used to think, जब लोग सोचते थे that कि might is right, might is right, ये वो proverb है एक तरह से, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास में शक्ति है वो सब कुछ कर सकता था। ये टाइम था किसी जमाने का, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बट नाउ द टाइम, लेकिन अब जो समय है वो क्या है? हैज चेंज, वो बदल चुका है, टाइम चेंज हो चुका है। टाइम चेंज कैसे हो चुका है? वी हैव मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस, हमने बहुत सी प्रोग्रेस जो है या प्रगति कर ली है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, नॉलेज की सहायता से हमने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रेस कर ली है। और टुडे इट इज नॉलेज, आज नॉलेज ही वो चीज़ है दैट रूल्स द वर्ल्ड, जो संसार पर शासन करता है। नॉलेज के आधार पर संसार पर जो है शासन होता है। विदाउट नॉलेज हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो है एक नॉलेज का आपको फीचर बताया है कि नॉलेज क्या कर सकता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, देयरफॉर, इसीलिए या इसलिए, आवर एम शुड नॉट बी जस्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसलिए क्या बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है लाइफ के लिए। आवर एम, हमारा जो एम है, लक्ष्य है, वो क्या नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी जस्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सिक्योर मींस प्राप्त करना, अच्छे अंक प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, एग्जाम में या परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए केवल स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रेदर वी शुड एम्फेसाइज मोर ऑन नॉलेज, हमें नॉलेज पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। एम्फेसाइज का मतलब दबाव डालना या जोर देना। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन, हमारी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या पूर्ण करने के बाद, व्हेन वी कम आउट ऑफ आवर कॉलेजेस, जब हम महाविद्यालय से बाहर आते हैं या हमारी एजुकेशन कंप्लीट करके और हम जो कॉलेजेस हैं उनसे बाहर आते हैं, तो क्या होता है? वी विल हैव टू फेस टफ कॉम्पिटिशन। वी विल हैव टू फेस, हमें फेस करना होगा या फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा किसका? टफ कॉम्पिटिशन, जो कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन जो प्रतियोगिता होती है उसका हमें सामना करना होगा। और इसके बाद देखिएगा, नॉलेज गिव्स वन इमेंस पावर, नॉलेज क्या देता है हमें? एक बहुत विस्तृत शक्ति देता है। इमेंस मतलब विस्तृत, बहुत बड़ा या बहुत बड़ी। इफ वी हैव नॉलेज, यदि हमारे पास में नॉलेज है तो क्या होगा? वी विल नेवर फेस डिफीट, हम कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। फेस मीन्स सामना करना और डिफीट मीन्स हार। इस प्रकार से हमने इसको प्रिपेयर किया है, लेकिन ये प्रिपेयर हमने कर दिया और ये प्रिपेयर इस तरह से बिल्कुल फास्ट जो प्रिपेयर कौन कर सकता है? जिसको नॉलेज किसका होता है? ग्रामर का नॉलेज होता है, टेंसेस जो उसमें आते हैं या और कुछ भी पैसिव वॉइस वगैरह है या ग्रामर के जो टॉपिक्स आते हैं या ग्रामर ढंग से आती है, वो इसको बिना देखे जो है प्रिपेयर कर सकता है। मतलब उसके माइंड में आइडिया चलेंगे, हिंदी का आइडिया चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्ट इसको प्रिपेयर करेगा। लेकिन हमें एज ए 12th क्लास स्टूडेंट हमें कैसे इसको प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या क्या आना चाहिए, उसके लिए हम जो है एक बार ग्रामर पोर्शन के अकॉर्डिंग इसको फिर से देखेंगे, ताकि आपको ग्रामर पोर्शन कौन सा ध्यान में रखना है ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो उसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें जो स्पीच है उसको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर नॉलेज। देखिएगा, यू आर रीना, आप रीना है, मतलब अपने आप को रीना मानना है। टुमारो ए स्पीच कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल, कल एक स्पीच कॉम्पिटिशन, एक भाषण प्रतियोगिता आपके विद्यालय में आयोजित की जाएगी।
तो यहाँ देखिएगा विल बी हेल्ड, यहाँ में ग्रामर का कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। फ्यूचर सिंपल टेंस में जो है विल और सेल आता है, ठीक है, और उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें विल बी और सेल बी उसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। फिर इसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है प्रिपेयर ए स्पीच, हमें स्पीच को प्रिपेयर करना, तैयार करना है ऑन द टॉपिक नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, इस विषय पर या इस टॉपिक पर हमें स्पीच को तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन लाइंस लिखी हैं। देखिए, आप जब भी कोई स्पीच प्रिपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कॉमन लाइन यूज करनी है, इनको रटना भी नहीं है। अगर स्कूल में कंपटीशन आपका हेल्ड किया जा रहा है तो वहां पर देखिएगा कि आप जब स्पीच दे रहे हैं तो आपके सामने कौन कौन है, ठीक है, और उस कंडीशन में आपको जो है स्पीच देना है, तो आप इसको एक तरह से रियल मान के तैयार करना है कि रियली में आप जो है स्पीच जो है वो देने जा रहे हैं और आपके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, या मान लो कोई हॉल है उसमें बैठे हुए हैं, तो वहां पर आपको देखना है कि कौन लोग बैठे हुए हैं, पहले उनको एड्रेस करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीच तैयार करना है। तो ये मान करके आपको स्पीच को तैयार करना है, वही चीज आपको एग्जाम में पेश करनी है। तो हमें तो कॉम्पिटिशन लेवल के अकॉर्डिंग जो है, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग हमें इसको प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पर कॉमन लाइंस आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि आपको 3 से 4 लाइन जो है कॉमन मिल जाती हैं और आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये प्रॉब्लम होती है कि हम स्टार्ट करें कहां से, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, ए 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। ए 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा करने के लिए एक कदम चलना पड़ता है। इसका मीन्स ये है, तो हमें भी यहाँ एक स्पीच को प्रिपेयर करने के लिए हमें स्टार्टिंग करनी होगी। और स्टार्टिंग करें कहां से, तो आपके पास में कॉमन लाइंस यहाँ दी हुई है, उनसे स्टार्ट करें आप। एक बार स्टार्टिंग हो गई उसके बाद में देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली जो है यू कैन फ्रेम एनी टाइप ऑफ स्पीच, ओके। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कॉमन लाइंस को यहाँ प्रिपेयर करना है। तो कॉमन लाइंस कौन सी हुई, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कॉमन लाइन का यूज करना है। जैसा कि यहाँ क्या कॉमन लाइन यूज करेंगे आप, वो कॉमन लाइंस यूज करनी है, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, ओके, माय वर्दी टीचर्स, गार्जियंस एंड माय डियर क्लासमेट्स। अब इसमें से गार्जियन को आप हटा भी सकते हैं, अगर नहीं है तो वहां रहे तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या फिर आप इसको यू भी चेंज कर सकते हैं, ए वार्म एंड प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस किनको करना पड़ेगा, जो भी लोग आपके सामने हैं उनको आपको इस तरह से एड्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद में हमें, हालांकि ये भी कॉमन लाइन ही आती है, इससे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर डिलीवर भी आ सकता है, यहाँ पर एक्सप्रेस भी आ सकता है, यहाँ पर स्पीक भी आ सकता है, यहाँ पर टेल भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को सेटअप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच, तो स्पीच के लिए डिलीवर वर्ड आता है। फिर यदि हम डिलीवर यूज नहीं करें, हमें यहाँ यूज करना है मान लो एक्सप्रेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में एक्सप्रेस माई व्यूज, क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, एक्सप्रेस माई व्यूज, उसके बाद एडजेक्टिव्स। फिर इसके बाद में आप यहाँ अगर स्पीक वर्ड यूज करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, गोइंग टू स्पीक, फिर डायरेक्ट टॉपिक का नाम, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो है ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से, किस मेथड से यूज किया जा रहा है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर, मैं देने जा रहा हूँ क्या, ए स्पीच, एक भाषण। बार बार कह रहा हूँ आपको, स्पीच देने के लिए डिलीवर वर्ड का ही यूज करना है, गिव का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अपन ग्रामर पोर्शन की बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू। अब यहाँ पर देखो गोइंग टू का यूज किया जा रहा है। गोइंग टू का यूज जो होता है वो इन फ्यूचर कोई टास्क करने के लिए किया जाता है। तो इन फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, इन फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए हमें गोइंग टू का यूज करना पड़ता है। इसमें कोई फ्यूचर की बात आती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर, मैं देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ
यहाँ पर आपको क्या माना है, रीना माना है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू डिलीवर, मैं देने जा रही हूँ ए स्पीच, एक भाषण, किस टॉपिक पर, ऑन द टॉपिक नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, इस टॉपिक पर रीना है वो स्पीच देने जा रही है। फिर उसके बाद देखिए अनडाउटली, निसंदेह, ऑफ कोर्स भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ, मतलब बिना संदेह के, कोई संदेह वाली बात नहीं है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज टूल भी कह सकते हैं, ज्ञान एक औजार है, एजुकेशन इज टूल, शिक्षा एक औजार है, विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो देखिएगा इसमें आगे, स्कूल्स आर पावर हाउस ऑफ नॉलेज, स्कूल्स जो होते हैं वो ज्ञान का शक्ति ग्रह होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें पावर हाउस होता है, वैसे यहाँ ज्ञान का जो, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस होता है, और यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो ज्ञान का पावर हाउस है, ज्ञान का शक्ति ग्रह होते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो नॉलेज होता है वो स्कूल से ही होता है। क्लासरूम इज द बेस्ट टूल फॉर एजुकेशन, क्लासरूम जो होता है ना वो सबसे अच्छा टूल होता है, एक अच्छी जगह होती है नॉलेज के लिए, सबसे बेस्ट जो जगह होती है वो क्लासरूम होता है। इसके जस्ट बाद में वी लर्न न्यू थिंग्स इन आवर स्कूल, हम बहुत सी नई चीजें जो है स्कूल में सीखते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ओके, इसके बाद देखिएगा देयर वाज अ टाइम, एक समय था। अब मैंने आपको पहले बहुत कई क्लासेस में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर उस सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं। अब वो टेंस पर डिपेंड करता है कि हमें आगे वॉज लगाना है कि वर लगाना, आर लगाना या इज लगाना, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पर क्लियर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से इंट्रोडक्टरी जो देयर है इससे हमने स्टार्ट किया सेंटेंस को। तो देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन पीपल यूज्ड टू थिंक, जब लोग सोचा करते थे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यूज्ड टू जो है ये मॉडल है, ठीक है, ये हैबिचुअल थिंग्स के लिए आता है, पास्ट में कोई भी हैबिट होती है उसके लिए आता है। तो लोग क्या सोचते थे, लोगों की एक हैबिट थी सोचने की, और वो क्या थी, पास्ट में सोचा करते थे। वो एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, देखो एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ। तो लोग क्या सोचते थे, दैट की माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये प्रोवर्ब जो है वो हुआ करती थी लोगों के लिए। ये लोग बोला करते थे जिसके पास में शक्ति है उसके पास सब कुछ है। तो ये एंशिएंट टाइम की बात है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में क्या है, बट नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, लेकिन अब समय बदल चुका है, ठीक है ना। एक बात और बता दूं आपको, यहाँ माइट, यहाँ पर ये मॉडल नहीं है, वैसे माइट मॉडल होता है लेकिन ये मॉडल नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या है, वैसे तो ये प्रॉब्लम है लेकिन मैं लिटिल मीनिंग बता रहा हूँ कि माइट मीन शक्ति भी होता है, राइट मीन अधिकार होता है, भी शक्ति है वही अपना अधिकार लेगा, लेकिन ये एज ए प्रोवर्ब के रूप में यहाँ दिया हुआ है। फिर देखिएगा, बट नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, ठीक है ना। अब टाइम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, हैज, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। अगर प्लूरल होता तो क्या आ जाता, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको टेंसेस भी ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, वी हैव मेड a lot of progress with the help of knowledge, we have made, हमने कर ली, क्या कर ली है, a lot of में अत्यधिक, progress उन्नति या प्रगति, with the help of knowledge की सहायता से हमने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तो यहाँ पर फिर से देखिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ में हैव आ रहा है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये भी यहाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। इसके बाद देखिएगा, टुडे इट इज नॉलेज, यहाँ इज जो है वो मैन वर्ब के रूप में है। तो आज नॉलेज क्या है, टुडे इट इज नॉलेज, ये नॉलेज ही है दैट रूल्स द वर्ल्ड, जो संसार पर शासन करता है। नॉलेज के आधार पर ही कोई भी एम्परर है या कोई भी किंग है वो शासन करेगा, तो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही करेगा। वो शक्ति के आधार पर, इस प्रोवर्ब के आधार पर शासन नहीं कर सकता। उसका शासन अगर मान लो करता भी है तो ज्यादा दिन तक या ज्यादा वर्षों तक वो चलता नहीं है। इस प्रकार से इज का यूज मैन वर्ब के रूप में हुआ है। आफ्टर दैट
देखिएगा, therefore इसलिए our aim should not be just to secure good marks in the examination। तो हमारा लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा फिर से जो है मॉडल का यूज आपको बताया हुआ है। यहाँ पर मॉडल के जस्ट बाद में क्या आता है, बी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा बी से पहले ही नोट का यूज किया जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए जस्ट टू सिक्योर, कि केवल आप अच्छे अंक ही प्राप्त करें, सिक्योर मींस प्राप्त करना, इन द एग्जामिनेशन में आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, देखिएगा, रेदर वी शुड एम्फेसाइज मोर ऑन नॉलेज। हमें ज्यादा दबाव किस पर देना चाहिए, ज्यादा जोर हमें किस पर डालना चाहिए, मॉडल का यूज है यहाँ, ये अपनी क्या है, एक तरह से मॉरल ड्यूटी है, ये एडवाइस दिया जा रहा है आपको कि हमें ये काम करना है। तो क्या करना है, शुड एम्फेसाइज मोर ऑन नॉलेज, नॉलेज पे हमें ज्यादा जोर देना है, तब हमारी प्रोग्रेस अच्छी तरह से हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारी एक एडवाइस जो है वो हमें दी जा रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन, हमारी एजुकेशन जो है, शिक्षा है, उसको कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, व्हेन वी कम आउट ऑफ आवर कॉलेजेस, जब हम महाविद्यालयों से बाहर आते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हम जो है एक नए फील्ड में आते हैं, तो क्या होता है, वी विल हैव टू फेस टफ कंपटीशन। यहाँ पर हमें टफ कंपटीशन, बहुत ही कठिन जो कंपटीशन है, बहुत ही कठिन जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसका हमें सामना करना होता है। तो हैव टू, ये ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्यता के लिए जो है, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू, इन सभी का यूज हमें किसके लिए करना पड़ता है, बाध्यता के लिए, कि हमें ये काम करना ही होगा, हमें ये काम करना होता है, हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ा, या मुझे ये काम करना पड़ा, या मुझे ये काम करना पड़ता है। इस प्रकार की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, बाध्यताएं होती हैं, उनके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, इनका यूज करना पड़ता है। और अगर टेंस हम इधर मान लो फ्यूचर का है तो विल लगा दो, शैल लगा दो, इस प्रकार से हमें जो है ध्यान रखना होता है। इसके बाद में क्या दिया आगे देखिएगा, आगे है नॉलेज गिव्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ में एस का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी आपको, मतलब टेंसेज का सबका ही ध्यान रखना आपको। आप प्रेजेंट में स्पीच देने जा रहे हैं तो उसमें कुछ बातें प्रेजेंट की भी आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी, कुछ बातें पास्ट की मेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन प्रेजेंट ज्यादा होगा, पास्ट कम होगा। देखिएगा यहाँ, नॉलेज गिव्स वन इमेंस पावर, नॉलेज क्या देता है, एक व्यक्ति को विस्तृत ज्ञान देता है, विस्तृत शक्ति देता है, एक तरह से नॉलेज तो है ही। नॉलेज गिव्स वन इमेंस पावर, एक व्यक्ति को नॉलेज क्या देता है, एक विस्तृत शक्ति देता है। जिसके पास में नॉलेज है उसको एक कॉन्फिडेंट इंसान को वो बना देता है। नॉलेज एक अलग प्रकार का जो है उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो किससे मिलता है, नॉलेज की वजह से। इफ वी हैव नॉलेज, फिर यहाँ पर जो है हैव का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है, ये रखने के अर्थ में होता है हैव का यूज। यदि आपके पास नॉलेज है, यदि आप ज्ञान रखते हैं, तो क्या होगा, वी विल नेवर फेस डिफीट। फिर यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ में, या फिर यूं कह सकते हैं आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब विल, नेवर फेस डिफीट, कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। तो वी विल नेवर फेस डिफीट, हम कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। कब, जब हमारे पास में नॉलेज है, या हम नॉलेज रखते हैं, या हम ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार एक नॉलेज के बारे में बहुत अच्छा स्पीच जो है वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ ये स्पीच को एग्जाम के लिए ही आप इसको प्रिपेयर नहीं करें, इसको यू हैव टू एब्जॉर्ब, यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ ऑल्सो। आपको इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है। ओनली एग्जाम के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसको आपको अपने लाइफ में भी इसको अप्लाई करना होगा, या अप्लाई आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है मिलने वाला है इसमें। और नॉलेज है उसका कोई एज नहीं होता है, कि आप नॉलेज लेते हैं तो उसकी एक एज लिमिटेशन होती है कि आप 20 साल तक, 25 साल तक, या फिर 30 साल तक जो है वो आप नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज कभी भी मिल सकता है, और नॉलेज जो है वो कोई भी आपको दे सकता है। ज्ञान देने के लिए एक छोटा बच्चा भी जो है वो आपको ज्ञान दे सकता है। एक
कोई राइटर है, उन्होंने कहीं लिखा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। क्या लिख रखा है? ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, मतलब सीख देने वाला एक छोटा बच्चा भी हो सकता है आपको। इसलिए आपको क्या करना है, कहीं से भी नॉलेज लेना है तो आपको पहले एक हैबिट कह सकते हैं आप, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और हैबिट कौन सी है? लिसनिंग हैबिट। यू हैव टू लिसन एवरीथिंग, हर चीज को सुनना है, बट यू हैव टू कैप्चर दैट लिसनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उस लिसनिंग को आपको कैप्चर करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपको वो लिसनिंग तो करनी है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग करनी है। अगर वो लिसनिंग आपके लिए बेटर है तो आप उसको कैप्चर करें, और लिसनिंग बेटर नहीं है तो आप उसको कैप्चर नहीं करें, मतलब आप उसको नहीं सुने, लेकिन आपको उसको फिर क्या नहीं करना है, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करना। आपके काम की लिसनिंग है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके काम की लिसनिंग नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं करें, ठीक है। एक हिंदी में बता रखा है कि एक अच्छा श्रोता या अच्छा वक्ता बन सकता है, लेकिन आप जो सुनने की चीज है उसको सुने, और सुनकर के आप उसका जो है रिप्लाई करें, तो आप बेटर रिप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार से जो है हमें एक नॉलेज को जो है वो इंक्रीज करना होता है। नॉलेज एक दिन में इंक्रीज नहीं होता है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हमें जो है बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट जो लिटरेचर है वो पढ़ना होगा। बेस्ट कोई आपके पास मैगजीन्स है उनको स्टडी करना होगा। मोटिवेशनल जो वीडियोज हैं उनको भी आपको देखना होगा। इस प्रकार से हमें नॉलेज लेने के लिए बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको कंसल्ट करना होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो स्पीच आपने तैयार किया, अब आप स्पीच जो है जैसे जैसे आपको पॉइंट्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको स्पीच तैयार करना है। और इसमें टेंस की बात जहां तक रही तो आपको टेंस को रटना नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यदि आप हिंदी टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हिंदी के सेंटेंस हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है, और उसके बाद हमें उसका ट्रांसलेशन जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें उनका ट्रांसलेशन करना है। हिंदी सेंटेंस हमें लिखने हैं, फिर हिंदी सेंटेंस में हमें क्या करना है, जो पहचान है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पहचान दी हुई होती है, उस पहचान को देखना है, उसमें टेंस कौन सा है उसको अप्लाई करना है। और उसको अप्लाई करने पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके पास किसी भी सेंटेंस को अप्लाई करने के लिए या किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बनाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। देखिएगा, एक आपको मैं यहाँ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इससे सारे स्ट्रक्चर ये निकलते हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग भी आ जाए, हेल्पिंग भी तरह से वर्ब भी होती है, उसका नाम हेल्पिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, अब इसके आगे जो भी चीजें आती है वो आप आगे इसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको यहां से करनी होगी, सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो हिंदी सेंटेंस आपने बना लिए, इसके बाद और सेंटेंस बनाए तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, ज्यादा लॉन्ग सेंटेंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग सेंटेंस में फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आती है। तो सेंटेंस इजी बनाए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, और उसके बाद उनका ट्रांसलेशन आप करें, ठीक है। अब इसमें एक कोई टेंस है नहीं, जैसा कि रिपोर्ट में लगभग पास्ट टेंस का यूज होता था या होता है, लेकिन यहाँ पर एक टेंस का यूज नहीं हो रहा ना। यहाँ पर तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं पास्ट भी आ रहा है, जैसे यूज टू आया तो पास्ट आ गया, प्रेजेंट टेंस भी यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल भी हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो रहा है, इसके बाद में यहाँ पर फ्यूचर सिंपल भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो हैज और यहाँ पर चेंज, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया लर्न में, यहाँ पर जो है यहाँ मेन वर्ब के रूप में आर का यूज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये एक ऑब्लिगेशन आ गया तो फ्यूचर का आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, फिर यहाँ से क्या आ गया, फ्यूचर सिंपल आ गया। तो हमें मैक्सिमम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर
या फिर इसमें एक दो सेंटेंस जो पास्ट के भी हैं। तो ये सारे के सारे जो टेंसेज हैं इनका हमें जो है यूज आना चाहिए, इनकी हेल्पिंग वर्ब, इनकी मेन वर्ब, इसके बाद में कौन से पर्सन के साथ में कौन सा हेल्पिंग आएगा, किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब आना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है। तो ये सारी बातें जो है हमें माइंड में रखनी पड़ेगी और इनको आपको कॉपी नहीं करना है या फिर आप इनको रटेंगे, रटने वाली प्रवृत्ति जो है आप उसको छोड़ दें। आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। किसी प्रकार का सेंटेंस आप जो है प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। केवल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारी चीजें जो है माइंड में आ जाएंगी। तो आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के आधार पर ही हमें जो है स्पीच हो या कोई भी टॉपिक हो उसको इस तरह से हमें फ्रेम करना है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताई और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको स्पीच को तैयार करना है। और इसके बाद असाइनमेंट में एक और मैं स्पीच आपको दे दूंगा, उसको इन सब फीचर्स को या इन सब बातों को मद्देनजर रखते उसको प्रिपेयर करना है। जिसमें टेंसेज वगैरह हैं वो आपको विशेष ध्यान में रखने हैं और स्ट्रक्चर वगैरह वो आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से नया टॉपिक लेकर स्टडी करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।